नहीं नहीं, घर का काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तेरे कान में इतना दर्द है, चुपचाप आराम कर। अरे माँ जी मैं कर लूंगी ना, आप चिंता मत कीजिए। अरे सालों से करती आ रही है काम, कभी तो आराम भी कर लिया कर। देवरानी आ गई है, फिर पिसारा काम खुद को ही करना है। अब कुछ दिन रिया ऐसे उठने मत देना यहाँ से। इसका खाना पीना जूस सब कुछ हाथ में देना इसके। मैं सेवा करूं भाभी की? मुझसे मेरा काम नहीं होता और मेरी सास भाभी का ध्यान रखने को कह रही हैं। क्या हुआ रिया, कहाँ खो गई तुम? नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं। मैं सोच रही थी भाभी सच में कभी आराम नहीं करती, इसी बहाने मुझे उनकी सेवा का मौका भी मिल जाएगा। आजा, अभी सबके लिए खाना बना दे और रोटियां भी सेक दे। अरे माँ जी अब कम है ना मेरे कान का दर्द, और काम मुझे हाथ से करना है, वैसे भी क्या ही हो जाएगा। अरे कान का दर्द सर में दर्द करता है, दोनों की नसें जुड़ी होती है, इसलिए आराम करने में कोई बुराई नहीं होती। पूजा अग्रवाल परिवार की सबसे बड़ी बहू थी और धुरंधर भी थी, जिसने इतने सालों में आज तक कभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा था। लेकिन आज उसकी तबीयत के चलते उसकी सास उसकी देखभाल करते नजर आ रही थी। हाय मेरी तो कमर दुख रही थी सारा दिन काम करते करते। वो तो होगा ही, भाभी होती है तो काम जल्दी निपट जाता है, तुम्हें आदत नहीं है ना। तुम मुझे कामचोर कह रहे हो? अरे मैं कामचोर नहीं, बस कभी कभी काम करने वाली, ऐसा कह रहा हूँ। क्या? अरे मेरा मतलब था कि अब सो जाओ ना, कल काम भी करना है, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। आराम की इतनी जरूरत तो भाभी को भी नहीं है, लेकिन माँ जी है ना, उन्हें जबरदस्ती आराम करवा रही है। थोड़ा बहुत काम करने में क्या ही चला जाता। अरे भाभी बीमार है ना, इसलिए माँ का ध्यान उस तरफ ज्यादा जा रहा है, बस ज्यादा ध्यान जा रहा है। लेकिन उस बीच में मैं तो फंस गई ना। अरे तुम तो अभी तक मुंह फुलाकर बैठी हो, जब तुम बीमार होगी तो तुम्हारा भी माँ इसी तरह ध्यान रखेगी। विहान की बात सुनकर रिया के दिमाग की बत्ती जल गई थी। उसे लगा कि अगर उसे कोई बीमारी हो जाए तो उसकी सास के मन में उसके लिए भी हमदर्दी हो जाएगी। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी तकलीफ हो सकती है जो उसके ससुराल वालों को ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। टांग तुड़वा लूं अपनी? नहीं, उसमें बहुत दर्द होता है, तो बुखार का बहाना कर लूं, लेकिन उसमें तो डॉक्टर पकड़ लेगा। एक काम करती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, लेकिन उसमें तो बस 2-4 घंटे आराम करने को मिलेगा। छत से कूद जाऊं? पागल हूं मैं भी, क्या क्या सोच रही हूँ। छत से कूद गई तो बचूंगी ही नहीं, फिर करूंगी क्या? अरे कब से खुद से क्या क्या बोल रही हो? तुम अपना काम करो ना। तुम चुप रहोगी तो काम करूंगा ना। ऑफिस की कॉल चल रही है, गूंगी बन जाओ प्लीज थोड़ी देर के लिए। हाँ वाह, ये सही है। रिया को समझ में आ गया था कि आखिर उसे करना क्या है। उसने आज सुबह से हल्की हल्की खांसी का बहाना किया, जिससे किसी को ये शक न हो कि वो नाटक कर रही है। अरे पूजा, तुझे कहा था 2 दिन आराम कर ले, तू सुनती क्यों नहीं है? अरे माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है चलो, मुझे पता है तुम मानोगी नहीं। वैसे भी एक काम करो, आज तुम दोनों धूप अच्छी है तो पापड़ बना लो आलू के। माँ जी आज रहने देते हैं प्लीज। क्या हो गया, आज सुबह से खांसी रुक नहीं रही है क्या तुम्हारी? पता नहीं माँ जी क्या हो गया। अरे मैं नीम के पत्तों का काढ़ा बना देती हूँ रिया तुम्हारे लिए, ठीक है? उससे दर्द उतर जाएगा। अरे नहीं भाभी। नहीं कैसे? काढ़ा पी लो, पापड़ बना दो दोनों मिलकर। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना देती हूँ ना पापड़, रिया को आराम करने दीजिए। बस यही तो मैं चाहती हूँ। सोचो जरा कि खांसी है तो इतना ध्यान रख रहे हैं, अगर मेरी आवाज चली गई तो मुझे तो रानी बनाकर रखेंगे। अच्छा ठीक है, चलो रिया तुम यहीं रुको, मैं काढ़ा बना देती हूँ, पूजा पापड़ बना लेगी। रिया की खांसी के चलते पूजा अकेले ही सारे पापड़ बना लेती है, लेकिन वंदना ने रिया के लिए ऐसा कड़वा काढ़ा बनाया कि उसकी रूह कांप गई थी। कैसा लगा काढ़ा? इसमें मैंने नीम के पत्ते, अजवाइन, करेले की छाल और अदरक कूट कूट कटा लिए। इससे ना तुम्हारे गले का दर्द बिल्कुल उतर जाएगा। ये काढ़ा नहीं, ये जहर है। इसे पीकर तो सच में मेरी जुबान से कुछ नहीं निकलने वाला। चलो चलो पियो, ये पूरा बर्तन तुम्हें ही खाली करना है। ये माँ जी लेकिन अब मैं। देखो अभी भी कैसे खांस रही हो, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो। रिया ने 2-3 दिन तो कड़वा काढ़ा पी लिया, लेकिन आज उसने अपना शस्त्र फेंक ही दिया। आज जब वो कमरे में थी तो उसने विहान को कोई जवाब ही नहीं दिया। इससे विहान को अजीब सा लग रहा था। क्या बात है, आज की सुबह बड़ी सुहानी नहीं लग रही है? कोई शोर नहीं, कोई कड़वी आवाज नहीं। अगर मुझे ये नाटक नहीं करना होता ना तो अब भी बताती थी। अरे आज तो मेरे कान भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आज कोई बेसुरी आवाज के साथ उसकी सुबह नहीं हुई है। क्या ये सीधे सीधे बोलो, ये चाइनीज कब सीख ली तुमने? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
रिया इशारे से कहती है कि उसकी आवाज चली गई है। विहान चौंक जाता है। ये सुनकर वो अपनी माँ और भाभी को कमरे में बुलाता है। सब रिया के कमरे में आते हैं, ये देखने की आखिर विहान सच बोल रहा है या उसे कोई गलतफहमी हुई है। क्या बोल रही है? अब्बा डब्बा हो गई है तेरी बीवी? हाँ देखो ना रिया, कुछ बोलो जरा बताओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है ये लड़की। माँ जी शायद ये कह रही है कि काढ़ा पीने से इसकी आवाज चली गई है। पूजा के ऐसा कहने पर रिया इशारे में सर हिलाती है। रिया की ऐसी हालत देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। विहान फैसला करता है कि वो रिया को अस्पताल ले जाएगा। अरे तो कुछ बोली मत, पता नहीं क्या क्या कह रही है। माँ जी रिया कह रही कि उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसे डर लगता है। अरे वाह, भाभी को तो मेरा अब्बा डब्बा डब्बा भी समझ में आ रहा है। चलो अच्छा है, कोई तो है जो मुझे इस घर में समझ रहा है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी आवाज वापस कैसे आएगी? वैसे तो ये ऐसी ज्यादा प्यारी नहीं लग रही माँ। कह रही है तुम्हें तो मैं रात को बताती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बस। देखो अगर रिया को डॉक्टर से डर लगता है तो फिर कुछ दिन तक रहने देते हैं। अगर उसकी आवाज फिर भी नहीं आई तो वापस हम डॉक्टर को दिखाने चलेंगे। हाश बच गए। रिया डॉक्टर के पंगे से तो बच गई। अब बस उसे अपने गूंगेपन का फायदा उठाना था और ये चीज तो उसे अच्छे से आती थी। वो आज पूरा दिन मुंह लटकाए हुए बस गले पे हाथ रखकर बैठी रही। अरे हिंदी में बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे माँ जी रिया कह रही कि उसे गले में दर्द हो रहा है। तो वो तो होगा ही। एक काम कर रही है बहू, तू कमरे में जाकर आराम कर ले जा। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी काम, तुम जाकर आराम करो। अब तो मैं कमरे में जाकर एसी चलाकर मस्त से फोन चलाऊंगी। वाह रिया रानी, क्या दिमाग चलाया तुमने। रिया का नाटक सच में काम कर रहा था। जब से वो गूंगी बनी थी तब से उसे ना तो काम करने दिया जा रहा था, ना ही किसी बात की तकलीफ, और तो और उसकी हर फरमाइश भी पूरी हो रही थी। भाभी बताओ ना क्या कह रही है अब्बा डब्बा डब्बा। अरे रिया कह रही है कि आज उसका मन है बाहर का खाना खाने का। लेकिन इसकी तो आवाज गई हुई है ना। अरे कह रही है शायद बाहर का खाना खाने से उसका मन खुश हो जाए, उसकी आवाज वापस आ जाए। अब इसका इतना मन है तो लेकर जाना बेटा। अच्छा ठीक है, चलो बताओ क्या खाना है तुम्हें। छोले भटूरे, मोमोज, चाट, रबड़ी, पनीर की सब्जी और नान। बस भाभी बस। अरे मैं तो रुक जाऊंगी, लेकिन इसकी जुबान, मेरा मतलब गूंगी जुबान रुक नहीं रही है ना। जुबान के साथ पेट को भी गूंगा हो जाना चाहिए था। रिया की जिंदगी तो मजे से कट रही थी। वो सबकी हमदर्दी लेती और अपना काम करवा लेती। लेकिन वो कहते ना, हर किसी के पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। बस आज रिया के लिए वही दिन था। अरे बड़े दिन हो गए, मैंने ठीक से बात भी नहीं की है। अरे नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे ससुराल में मुझे कोई बोलने नहीं देता, बस मैं ही गूंगी बनी रहती हूँ। तू बता तेरा काम कैसा चल रहा है? सब कुछ काम खत्म नहीं होता रसोई का, तभी तो मैं गूंगी रहती हूँ। रिया जब हंस हंस कर अपनी सहेली से बात कर रही थी, तब उसकी बातें उसकी जिठानी पूजा ने सुन ली और पूजा को बड़ा गुस्सा आया कि रिया इतने दिनों से घर में बेवकूफ बना रही है सबको। लेकिन बजाय इसके कि वो जाकर रिया को दो बातें सुनाए, वो वहां से चली जाती है। आपको क्या लग रहा है पूजा बड़ी दयालु है, उसने रिया को माफ कर दिया? अरे ना जी ना, उसने तो कुछ इससे भी अच्छा सोच कर रखा था। अरे पूजा क्या बात है, आज इमली आई नहीं काम पर? हाँ माँ जी, उसने 8 दिन की छुट्टी ली है। उसे कहा कि उसे गांव जाना है। हे भगवान, पहले से घर में काम कम था कि इमली ने भी छुट्टी ले ली? अरे क्या कह रही है पूजा? माँ जी ये कह रही है कि आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। तो है मतलब? ये क्यों बोल रही है भाभी? अरे रिया ऐसे कैसे, सारा काम तुम अकेले कैसे करोगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ मिलकर कर लेते हैं काम। माँ जी वो मान ही नहीं रही है, कह रही है आप दोनों को मेरी कसम है, जब तक इमली नहीं आती तब तक वही इस घर का काम करेगी। अरे अब कसम देने की क्या जरूरत थी रिया? चल अगर तू यही चाहती है तो कर ले काम। आप तो खुश ना? कह रही है कि इतनी खुश हूं कि नाचने का मन कर रहा है उसका। ये क्या ट्रांसलेट कर दिया भाभी ने? मैं अकेले सारा काम कैसे करूंगी? लेकिन बोलूं कैसे? मैंने तो कहा था कि डॉक्टर ने 1 महीने का वक्त दिया है ठीक होने का। अगर उससे पहले ठीक हो गई तो सब लोग नाटक करेंगे, मेरे गूंगेपन को बुरी फंस गई मैं तो। अब रिया अपने ही बुने जाल में फंस गई थी और पूजा ने भी मौके पर ऐसा चौका मारा था कि रिया बुरी तरह क्लीन बोर्ड हो गई थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बड़ा रानी बन के बैठी हुई थी ना, हमसे काम करवा रही थी। आप देखते हो कैसे अपने मुंह से नहीं बोलती है। इतना मजबूर कर दूंगी कि खुद अपने मुंह से बोलने लगेगी।
अरे पूजा, कल मेरी जोधपुर वाली बहन ने ये साड़ियां भेजी थी। देखो तुम दोनों को इसमें से कौन सी पसंद आती है। अरे वाह, जोधपुरी साड़ियां तो बड़ी सुंदर होती है और मुझे तो पिंक वाली बड़ी पसंद आ रही है। बता रही है तुझे कौन सी पसंद आ रही है? हाथ रखते उस साड़ी पर। क्या पसंद आ रही है? अरे नहीं माँ जी, आप समझी नहीं। रिया कह रही है कि जिस पर उसने हाथ रखा है वो साड़ी मुझे देना चाहती है। हाँ? नहीं, वो मुझे पसंद है। ये भाभी आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों बोलती है। हाँ रिया, मैं समझ गई कि मैं ये ले लूं। ये साड़ी मैं ले लूंगी, लेकिन ये बताओ तुम क्यों नहीं ले रही हो ये साड़ी? ऐसा नहीं कहते रिया। माँ जी इतने प्यार से साड़ियां लाई है हमारे लिए, कहाँ बुरी है साड़ियां? ये जोधपुरी साड़ियां तुम्हें बुरी लग रही है? अगर ऐसी बात है तो हटाओ अपना हाथ, कोई जरूरत नहीं एक भी साड़ी लेने की। शांत हो जाइए माँ जी, गुस्सा मत कीजिए आप। रिया को अभी साड़ियों की समझ नहीं है ना। लेकिन रिया, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे मुझे साड़ी तो नहीं मिली, लेकिन माँ जी मुझसे नाराज हो गई, क्या करूं? पूजा हर तरीके से कोशिश कर रही थी कि रिया के मुंह से उसकी आवाज बाहर आ जाए और उसका भांडा फूट जाए, लेकिन रिया भी कुछ कम नहीं थी, पूजा के जाल में फंसी नहीं रही थी। इसलिए अब पूजा अपना आखिरी दांव खेलने वाली थी। आज कुछ ऐसा होगा रिया रानी कि आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगी। अब मुझे भी देखना है रिया कैसे कुछ नहीं बोलती है। विकास आ गए वकील साहब? हाँ माँ आ गया, आपको जो भी लिखवाना है उनको लिखवा दीजिए। माँ जी ने वकील को क्यों बुलवाया है? कहीं वो अपनी वसीयत तो नहीं लिख रही? माँ जी आप अच्छा कर रही हैं कि अपने जीते जी ही अपनी वसीयत बनवा रही हैं। मैं इसीलिए तो ये सब अभी करवा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने ही हो जाए, किसी को कोई शिकायत ना रह जाए। माँ आप जो भी करेंगी सही करेंगी। लेकिन तुम लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। रिया, तुम ऐसे सोचती हो? क्या हो गया? क्या कह रही है रिया बहू? रिया कह रही है कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दीजिए माँ जी। क्या? रिया तुम ये क्या कह रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये रिया की जेठानी का आखिरी वार था। उसने कह दिया कि रिया सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती है, जिससे सब लोग चौंक से गए थे। लेकिन रिया तो कुछ और ही कहना चाहती थी। लेकिन आज तो पूजा ने ठान लिया था कि वो रिया की जुबान खुलवा कर रहेगी। अब क्या कह रही है अब्बा डब्बा डब्बा? माँ जी ये कह रही है कि मैं गूंगी हो गई हूँ, फिर भी आप लोग मुझसे इस घर का काम करवाते हैं, इसलिए इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया रिया? इतनी लालची कब से हो गई तुम? नहीं रिया, तुम्हारे साथ हमारी हमदर्दी है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे क्योंकि तुम बोल नहीं सकती हो। मुझे नहीं पता था कि ये अपने गूंगेपन का ऐसा फायदा उठाएगी। अरे मैं गूंगी नहीं हूं और ना ही मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए। आप लोग समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। लो आ गया ना सच सामने देवरानी जी। अब करती रहिए अब्बा डब्बा डब्बा। अरे ये तो मिरेकल हो गया। मिरेकल नहीं, अब पनिशमेंट होगा। तुम हम सबको उल्लू बना रही थी। हाँ, कितने काम करवाए इसने इस अब्बा डब्बा डब्बा के चलते। सॉरी, वो तो मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन भाभी तो मेरी बात को समझ ही नहीं रही थी, उल्टा मुझसे ही काम करवा रही थी। मैं तो कब का समझ गई थी रिया कि तुम नाटक कर रही हो। मैंने सुन लिया था तुम्हें बात करते हुए, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से बुलवाना था। वैसे जेठानी और देवरानी में कम तो कोई नहीं है, लेकिन अब रिया ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। सजा? अब ज्यादा काम करना पड़ेगा क्या? नहीं, उससे भी ज्यादा। रिया का भांडा फूट चुका था और उसकी सजा के चलते उसे वंदना ने ऐसी सजा दी जो आप सोच भी नहीं सकते। उसे अब 8 दिन तक सिर्फ अब्बा डब्बा डब्बा ही बोलना था। इसके अलावा वो और कोई शब्द बोल ही नहीं सकती थी, और अगर कहती तो उसे 5 दिन और ज्यादा इस सजा को भुगतना पड़ता। रिया चाट खाने चलेगी? अब्बा डब्बा डब्बा। माँ, ये सजा जिंदगी भर कायम रहनी चाहिए। अब्बा डब्बा डब्बा। क्या हुआ सुमति, रो क्यों रही हो तुम? बेटे के शादी को अभी 2 महीने नहीं हुए और 2 महीनों में तुम 4 बार इस तरह रोते हुए यहाँ आई हो। क्या हुआ? पहले तो तुम बड़ी खुश रहती थी, आखिर इन 2 महीनों में क्या बदल गया जो तुम इतनी उदास रहने लगी? तुम्हारे ऊपर रोने की नौबत आ गई। हर बार आती हो बस रोती रहती हो, और जब शांत होती हो तो घर चली जाती हो। लेकिन क्या हुआ है ये तो कभी बताती नहीं। तुम तो चली जाती हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद कई देर तक मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। जो भी बात है आज तुम बताओ मुझे।
क्या बताऊं राधिका, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अभी कुछ महीने पहले यही तुम्हारे ही घर पर आकर मैंने अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधे थे। उसके रूप रंग, पढ़ाई के बारे में तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। तुमने मुझे कभी भी कहा था किसी को भी रखने से पहले उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तब मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। मैं तुम्हारी एक नहीं मानी, अपने पेट में जो भी बातें थी सब कुछ अपनी बहू को सुना दिया। प्रॉपर्टी के पेपर से लेकर हमारे बैंक बैलेंस तक सब अपनी बेटी मानकर सब कुछ अपनी बहू को सुनाया। ये तो कुछ भी नहीं। मेरा और उसके ससुर जी का रिश्ता कैसा है, हमारे रिश्ते में कैसे अनबन होते रहते हैं, पहले कितनी बार झगड़े हुए हैं, सब कुछ अपना मानकर मैं उसके सामने बोल बैठी। आजकल की लड़कियां कहाँ किसी की इतनी बातें सुनती है। वो तो जब देखो तब मोबाइल या फिर लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। तुम तो किस्मत वाली हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी पूरी जीवन की कहानी सुनना चाहती है, समझना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है। बुराई ये नहीं है कि उसने मुझे सब कुछ पूछ लिया और मैंने भी उसे सब कुछ बता दिया। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। शुरू में शांत समझदार बनने की एक्टिंग करने वाली मेरी पढ़ी लिखी बहू चालू नहीं महाचालू है। सुमति, बातों को गोल गोल घुमाना बहुत हो गया, साफ साफ बताओ क्या बात है। राधिका, मेरी बहू प्रिया, तुम्हें तो पता है जब उसका मेरे बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ था तो मैं तुम्हारे पास आकर उसकी कितनी तारीफ किया करती थी। मुझे बेटी नहीं है तो मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां भोली भाली बनकर घर में घुसती हैं और फिर एक बार अपने लाडलों को उन्होंने मुट्ठी में कर लिया तो फिर हमारे सर पर बैठ जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। बहू, तुम इस घर में नई हो, तुम आराम करो, तुम बहुत ज्यादा काम मत करो। ऐसा कहकर मैंने उसे खूब प्यार दिया और अब मेरी बहू मेरे ही डायलॉग मुझे ही सुनाती है। प्यारी प्यारी बातें करके घर का पूरा व्यवहार अपने हाथों में ले लिया और अब दिन भर इधर उधर भटकती रहती है और घर के पूरे काम मुझसे करवाती है। पहले तो घर में कपड़े और बर्तन के लिए नौकरानी थी, उसने वो भी निकाल दी। कहती है बुढ़िया तो किस काम की है, दिन भर खाली ही तो बैठी रहती है। बाप रे बाप, चेहरे से इतनी मासूम दिखने वाली ये लड़की इतनी खतरनाक है। चेहरे से तो बिल्कुल भोली भाली और मासूम लगती है, लेकिन ये तो जमाना देख कर आई है। तुम्हारे घर में आकर तुम्हें ही नौकरानी बनाने पर तुली है। वो इतना कुछ करती है, तुम्हारा बेटा कुछ कहता नहीं उसे। बेटा, उसका तो तुम पूछो ही मत। मेरा बेटा तो बिल्कुल पालतू कुत्ता बन गया है उसका। जब देखो तब अपनी पत्नी को बेबी बेबी कहकर उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अपनी खूबसूरती दिखाकर अपने पल्लू से बांध लिया है बहू ने मेरे बेटे को। वो तो उसके आगे मेरी एक नहीं सुनता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पता नहीं कौन से मुहूर्त पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जो पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की बहू घर लाने के सपने देख लिए मैंने। मेरी तो गलती थी, मैंने गलती कर ली। लेकिन मैं सभी औरतों से यही कहूंगी, अगर आप अपने बेटे का ब्याह करना चाहती हो ना, तो किसी भोली भाली गरीब गाय लड़की को अपनी बहू बना कर लाओ, ना कि पढ़ी लिखी और चंट लड़की को। इतना कहकर सुमति फिर से रोने लगती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। लेकिन राधिका सुमति के बारे में सोचते हुए वहीं सोफे पर बैठी रहती है। काफी वक्त निकल जाता है। शाम के समय राधिका के श्रीमान प्रेमलाल घर पर आते हैं। पति घर पर आ गया, लेकिन फिर भी राधिका का ध्यान घर में नहीं था। राधिका उलझी हुई थी सुमति की बातों में। रात के खाने के बाद राधिका, प्रेमलाल और उनका बेटा गौरव ऐसे ही सोफे पर बैठे थे। गौरव और प्रेमलाल के बीच कुछ कारोबार की बातें चल रही थी। उनकी बातों की तरफ राधिका का बिल्कुल ध्यान नहीं था। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ श्रीमती जी, कहाँ खोई हुई हो आप? शाम से आया हूं, तब से देख रहा हूं आपका घर में बिल्कुल ध्यान नहीं है। कुछ परेशानी है क्या? हमें बताइए, हम कुछ मदद कर देंगे। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही घर के काम काज में थोड़ी सी थक गई हूँ। आप बताइए ना, क्या कह रहे थे आप? पिछले कई दिनों से आप उतावली हुई जा रही थी ना। मोहल्ले में सबके घर बहू आ रही है। आपको भी अपने बेटे के शादी की जल्दी हो गई थी। आपको भी अपने घर पर एक प्यारी सी बहू चाहिए थी। तो बस यही बता रहा था कि मैं गांव में 2-4 लोगों को बताया था कि हमें बेटे का ब्याह करवाना है। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भेजी है, आप एक बार देख लीजिए और फिर अपने लाडले को भी दिखा दीजिए। प्रेमलाल की बातें सुनकर गौरव खांसने लगता है। खांसते हुए,
पापा, माँ का ठीक है, लेकिन मोहल्ले के लड़के शादी कर रहे हैं, इसलिए आप भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ये क्या पॉइंट हुआ? मुझे शादी नहीं करनी है अभी। तुम तो शादी के नाम से ऐसे डर रहे हो जैसे तुम जिंदगी भर कुंवारे रहने वाले हो। लड़कियों की तस्वीर तो देख लो, एक बार कोई पसंद आ गई तो फिर तुम अपने आप तैयार हो जाओगे शादी के लिए। श्रीमती जी, आप बताइए आपको कौन सी लड़की पसंद आती है? आपके हाथ में जो तस्वीर है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, और वो दूसरी तस्वीर है ना, उस लड़की ने बीएड किया है। शादी करके गृहस्थी ही तो संभालनी है, क्या जरूरत है इतनी पढ़ी लिखी लड़की की? कोई हमारी तरह 8वीं 10वीं पढ़ी होगी तो भी चलेगी हमें। क्या बात कर रही हो आप राधिका जी? भले ही हमारा गौरव कारोबार संभालता है, लेकिन उसने बिजनेस मैनेजमेंट किया है। कोई 8वीं 10वीं पास लड़की उसके लिए कैसे ठीक रहेगी? उसको भी उसकी तरह ही पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। गौरव थोड़ी ना अनपढ़ लड़की से शादी करने के लिए तैयार होगा। इस घर में बहू आएगी तो बिल्कुल गरीब, गाय, अनपढ़ और भोली भाली, किसी पढ़ी लिखी और कुछ ज्यादा ही होशियार लड़की को अपने घर की बहू बनाकर मैं अपने घर को पाठशाला नहीं बनाना चाहती। अगर आप अपने बेटे का ब्याह किसी पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हो तो फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आगे का आप दोनों बाप बेटे मिलकर सोच लेना। पिछली बार दीदी आई थी तब हमने गौरव की शादी की बात निकाली थी, तब तो आपने आपकी शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या बदल गया जो आप पढ़ी लिखी लड़की को इस घर में बहू बनाकर लाने से साफ मना करने लग गई? मेरे मन में जो बात थी मैंने वो आपसे कह दी। क्यों, क्या, कैसे, ये मैं नहीं जानती। बहू ढूंढनी है तो मैंने जो शर्त रखी है उसी तरह की ढूंढो, वरना हमारा बेटा कुंवारा रहता है तो भी चलेगा। सुमति की बातों से डरकर राधिका ने अपने बेटे की शादी में अपनी एक शर्त डाल दी थी। एक ऐसी शर्त जिसकी वजह बताने के लिए भी राधिका तैयार नहीं थी। अपनी बात सबके सामने रखकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन राधिका की बातें सुनकर प्रेमलाल और गौरव पूरी तरह से परेशान हो गए थे। बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रात तो शांति से निकल जाती है। अगले दिन सुबह सुबह गौरव किसी को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। माँ की बात सुनकर गौरव पूरी तरह से परेशान हो गया था। क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कल रात मैं थोड़ा परेशान तो था, इसलिए जल्दी सो गया। हाँ बाबा, बताता हूँ परेशानी की क्या बात है। आजाद ग्राउंड पर तुम मुझे मिलने आ जाओ। अभी अभी लगा था ना कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक होगा वैसे एक नई बात खड़ी हो गई। पता नहीं माँ को कैसे समझाऊं। चलो फिर भी बाकी की बातें मिलकर करते हैं, तुम जल्दी आना। फोन कट करने के बाद गौरव तैयार होता है और परेशानी में ही घर से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर में आजाद ग्राउंड पहुंचता है। वो ईश्वरी उसका इंतजार कर रही थी। ईश्वरी गौरव की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे। उन्हें कब एक दूसरे से प्यार हो गया उन्हें भी पता नहीं चला। कॉलेज खत्म करने के बाद पहले अपना करियर बनाएंगे और फिर अपने घर वालों को बताएंगे, ये सोचकर वो पढ़ने के लिए अलग अलग शहर चले गए। अब दोनों भी पढ़ लिख कर अपने शहर वापस आए थे। उन्होंने अभी अभी सोचा था कि अपने बारे में अपने घर वालों को बताएंगे और जल्द ही शादी करेंगे। ये बात सोचकर पिछले कई दिनों से गौरव बहुत खुश था। लेकिन चाहे जो हो जाए, पढ़ी लिखी लड़की इस घर की बहू बनकर नहीं आएगी। राधिका के इस शक ने गौरव की खुशी तुरंत उदासी में बदल दी थी। ईश्वरी और गौरव थोड़ी देर चुपचाप एक दूसरे के पास बैठते हैं। जब से तुमने माँ की शर्त के बारे में मुझे बताया है, मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। सोचा था अब सब कुछ सही होगा, लेकिन हम माँ को समझाकर नहीं देख सकते क्या? समझाने से अगर माँ समझ जाती तो मैं ये उतरा हुआ मुंह लेकर तुम्हारे पास नहीं आता। लेकिन ये अचानक ऐसी शर्त रखने के पीछे क्या कारण होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम सबसे पहले इसके पीछे का कारण ढूंढो। कारण क्या ही हो सकता है? पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा चंट और बदतमीज होती है, ऐसा मोहल्ले की औरतों को लगता है। अब माँ ने उनके सामने मेरी शादी का विषय निकाला होगा तो उन्होंने कुछ भड़काया होगा उन्हें, इसलिए माँ को ऐसा लग रहा होगा कि जिसके साथ मेरी शादी होगी वो लड़की भी वैसी ही निकली, तो इसलिए माँ कोई भोली भाली अनपढ़ बहू चाहती होगी। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो माँ के मन में जो बात बैठी है वो बहुत गलत है। हमें वो निकालनी होगी। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हर पढ़ी लिखी लड़की बदतमीज नहीं होती। तुम एक काम करो, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात अपनी माँ को बताओ, और अगर उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो कुछ ज्यादा मत बताना। मतलब माँ से सच छुपाकर झूठ बोलकर हम शादी करेंगे? हमारा झूठ किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचाने वाला है। अच्छे के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। तुम बस शादी का मुहूर्त निकलवाओ। माँ को कैसे संभालना है वो मुझ पर छोड़ दो। माँ से ईश्वरी के पढ़ाई का सच छुपाने का तय करके गौरव अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को बताता है। गौरव किसी अनपढ़ लड़की से प्यार करता है, इस बात पर राधिका
बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन ईश्वरी भी कुछ कम नहीं थी। राधिका को अनपढ़ भोली भाली की बात पर यकीन दिलाने में ईश्वरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगले कुछ ही महीनों में बड़े ही धूमधाम से ईश्वरी राधिका की बहू बनकर उनके घर आती है। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह भगवान की पाठ पूजा, तुलसी माता को जल अर्पण करना, आंगन में रंगोली बनाना। राधिका, सच में तुम्हारी बहू सर्वगुण संपन्न है। तुम्हें तो पता है मेरी बहू अपनी तमीज छोड़ दी है, हद छोड़ दी है, इतनी कि मुझे और उसके ससुर को उनसे अलग रहना पड़ रहा है। मेरा जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरे हालात देखकर तूने भोली भाली बहू ढूंढने का जो निर्णय लिया वो सच में बहुत अच्छा था। इसलिए सुबह होते ही तुम्हें हाथ में चाय मिलती है। मेरी ही किस्मत फूटी है जो मेरे नसीब में पढ़ी लिखी बदतमीज बहू आ गई। पढ़े लिखे होने का और बदतमीज होने का कोई संबंध नहीं होता आंटी जी। जीन्स पैंट पहनने वाली लड़की भी आपको इज्जत दे सकती है और सर पर पल्लू लेकर भी कोई बहू अपनी सास को गालियां दे सकती है। ये बात तो संस्कारों की है, पढ़ने लिखने की नहीं। बहू, हमने तुमसे ज्यादा घर देखे हैं और हमारा यही अनुभव है कि जिस घर में पढ़ी लिखी बहू है उस घर के 12 बजने में कोई कसर नहीं छूटते हैं। 4 किताब पढ़ने के बाद लड़कियां अपनी मर्यादा भूल जाती हैं, मॉडर्न होने के नाम पर बदतमीज हो जाती हैं। तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अब तुम्हें ही देख लो, तुम गांव में रही हो, कम पढ़ी लिखी हो तो बिल्कुल मर्यादा में हो, सब काम सही से करती हो, सास को सास, ससुर को ससुर मानती हो, उसी तरह से इज्जत देती हो। तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक तुम्हारा आवाज घर के चौखट के बाहर नहीं आया। और एक मेरी बहू है जिसकी आवाज पूरे मोहल्ले में घूमती है और खुद को पढ़ी लिखी कहलाती है। सुमति और राधिका के सामने ईश्वरी चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। खुद को अनपढ़ बताकर ईश्वरी राधिका के घर में तो आई थी लेकिन अपनी होशियारी पूरी तरह से छुपा नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, कल मैं सोने जा रही थी तब मैंने तुम्हारे कमरे में देखा, लैपटॉप हाथ में लेकर कुछ कर रही थी। तुम्हें आता है लैपटॉप चलाना? हाँ, और एक दिन मैंने तुम्हें कुछ मील के बारे में बोलते हुए सुना था। अगर तुम सिर्फ 8वीं 10वीं तक ही पढ़ी हो तो तुम्हें मेल और ये बाकी सारी बातें कैसे पता? माँ जी, वो उनके साथ रह रही हूँ ना, तो थोड़ी बहुत चीज सीख रही हूँ। बहू, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? कुछ छुपा रही हो क्या? और एक बात, तुम सिर्फ 8वीं 10वीं ही पढ़ी हो तो फिर तुम्हें इतनी भारी भरकम अंग्रेजी शब्द कैसे आते हैं? माँ जी, मैंने कहा ना आपसे, मैंने मेरी 10वीं भी ठीक से पूरी नहीं की है। वो तो उनके पास रहती हूँ, उनके मुंह से सुन लेती हूँ, इसलिए मेरे मुंह में भी आ जाते हैं। मैं तो उसके साथ बचपन से रह रही हूँ, उसके शब्द बचपन से सुन रही हूँ, लेकिन उसे कहा हुआ एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता। मुझे तो थोड़ा भी नहीं है, तुम तो बराबर बोल लेती हो। माँ जी, वो कुकर की सीटी बज रही है। झूठ बोलते बोलते मेरी तो जान निकल गई है। न जाने कब वो दिन आएगा जब मैं माँ जी को सच बता पाऊंगी। राधिका ईश्वरी पर पूरी तरह से नजर रखने लगी थी। ईश्वरी कुछ तो छुपा रही है, इस बात का यकीन राधिका को पूरी तरह से हो गया था। राधिका ने ईश्वरी को अपने सवालों से पूरी तरह से घेर लिया था। जैसे तैसे कुकर की सीटी का बहाना बनाकर ईश्वरी वहां से निकलती है। अपने घर वालों की नजर में एक सर्वगुण संपन्न बहू बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। झूठ बोलकर ईश्वरी घर में आई थी, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल झूठा नहीं था। सच्चे दिल से अपने घर वालों को अपनाने की वो पूरी कोशिश कर रही थी। घर के कामों के साथ साथ अपना वर्क फ्रॉम होम भी संभाल रही थी, वो भी अपनी सास से छुपाकर। ईश्वरी की जगह कोई और लड़की होती तो सोचती सिर्फ शादी की ही तो बात थी। अब शादी हो गई, अब इन्हें सच्चाई पता चल भी गई तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दोनों कमाते हैं, अलग रह लेंगे। लेकिन ईश्वरी पूरे परिवार को जोड़ कर रखना चाहती थी। ईश्वरी ने बहुत बार तय किया कि वो अपनी सास को सब कुछ बता देगी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसे ही एक दिन ईश्वरी अपना कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करती है। उसके ऑफिस में सम्मान होता है और वो न्यूज टीवी पर आती है। शाम के समय राधिका टीवी के पास बैठी थी और ऐसे ही चैनल बदल रही थी। तभी बहू, बहू, गौरव। क्या हुआ माँ जी, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो आप? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरे ही घर में रहकर मेरे पीछे तुम दोनों खेल खेल रहे हो और तुम्हें क्या पता चला? मुझे समझ में नहीं आएगा। एक पैंट शर्ट पहनकर ऑफिस में तुम्हारा सम्मान क्यों हो रहा है और वो तुम इंग्लिश में सब बोल रही हो? ओह शिट, ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा सम्मान है और इसके बारे में न्यूज चैनल पर आता है। इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गई? माँ जी, वो ये
अब बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। ये तो बाहर की ही है, लेकिन तुम तो अपने हो ना गौरव। तुमने अपनी माँ के साथ झूठ क्यों बोला? बहू पढ़ी लिखी होने के बावजूद अनपढ़ है ऐसा क्यों बताया? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें अपने ही माँ से झूठ बोलना पड़ा? माँ शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हम दोनों गांव में मिले और फिर हमें प्यार हुआ। ये तो मैं कहानी बनाई थी। सच्चाई तो ये है कि मैं और ईश्वरी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट किया है। करियर बनाने के लिए हमने एक दूसरे से दूर रहने के बारे में ठान लिया। हमारे शहर बदल गए, लेकिन हमारा प्यार सच्चा था। हमारे बीच में आई हुई दूरियां हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर पाई। वापस लौटा, उसके बाद हमने सोचा कि अब हम घर वालों को बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताने ही वाला था तभी आपने पढ़ी लिखी लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी ये शर्त रख दी। मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं और गौरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पिछले कई सालों से हमने एक दूसरे के साथ शादी करने के सपने देखे थे और हम आपकी शर्त की वजह से जुदा नहीं होना चाहते थे। गौरव ने बताया कि आपकी शर्त की वजह यही है कि आपको लगता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां बदतमीज होती हैं। बस पढ़ी लिखी लड़की बदतमीज नहीं होती, इस बात का आपको यकीन दिलाना था, इसलिए हमने आपसे झूठ बोला। मैं इस घर में झूठ बोलकर आई हूँ, लेकिन इस घर को मैंने पूरे दिल से अपना माना है, सच्चे मन से आपकी सेवा की है। माँ जी, बात पढ़ने लिखने की नहीं होती है, संस्कारों की होती है। और सास ससुर माता पिता की तरह ही होते हैं। उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना हर बहू का कर्तव्य होता है। यही सीख मेरे अपनों ने मुझे दी है और आगे भी हमेशा मेरा बर्ताव आप सबके साथ ऐसा ही रहेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो आप जो सजा देंगी हमें मंजूर है। बस अपने बच्चों को खुद से अलग मत करना माँ। सच्चाई बताते हुए ईश्वरी की आंखों में आंसू आ गए थे। ईश्वरी उन्हीं आंखों से हाथ जोड़कर अपने सास की तरफ देख रही थी। राधिका तुरंत अपनी बहू को गले लगा लेती है। तुम पढ़ी लिखी हो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, लेकिन हर घर में मैंने देखा है पढ़ी लिखी लड़कियां बदतमीज होती हैं। शायद भगवान ने मेरा घर अलग बनाया है, इसलिए मेरी बहू पढ़ी लिखी भी है और संस्कारी भी। बकवास, तुम्हारी नजर से मुझे यकीन हो गया हर पढ़ी लिखी लड़की बदतमीज नहीं होती। कुछ लड़कियां ईश्वरी की तरह भी होती है, एकदम प्यारी।